आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। दिन प्रतिदिन टेक्नोलॉजी में बहुत सी इनोवेशंस हो रही हैं। पर इन इनोवेशंस की वजह से हम इन पर पूरी तरह से डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। देखा जाए तो हम आजकल अपनी ज़िंदगी को फ़ोन्स के बिना इमेजिन भी नहीं कर सकते। हम बहुत सी साइट्स पर लॉगिन कर लेते हैं और हमें इस बात का कोई भी ज्ञान भी नहीं होता कि हमें इन साइट्स पर अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है। आज के दौर में साइबर क्राइम एक बहुत ही चर्चा का विषय बनता जा रहा है। साइबर क्राइम की वजह से हम अपनी सुरक्षा को चुनौती देते जा रहे हैं। साइबर क्राइम के बारे में पूरी तरह ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मिसेस मनीषा सिंह, जो कि बतौर एडीसीपी लखनऊ में कार्यरत हैं और वे 2001 बैच पीपीएस ऑफिसर हैं। मैं केसीडब्ल्यू फैमिली की तरफ से आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ मैम। मैम, मैं आपको खालसा कॉलेज फॉर वुमेन के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। खालसा कॉलेज फॉर वुमेन लुधियाना का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, जो कि लड़कियों को क्वालिटी एजुकेशन देने में हमेशा ही आगे रहा है, ताकि लड़कियां ज्यादा से ज्यादा शिक्षित हो सकें। और कॉलेज अपने मिशन सर्वत्र पल्लव पर हमेशा अटल रहा है। मैं यहाँ पर सबको जागरूक करना चाहूंगी कि श्रीमती मनीषा सिंह का एक यूट्यूब चैनल भी है, अनफोल्डिंग फैक्ट्स, जो कि साइबर क्राइम के बारे में जागरूकता प्रदान करने के में मदद करता है। यह हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि इतनी बड़ी शख्सियत से हमें रूबरू होने का मौका मिल रहा है, जो कि साइबर क्राइम के बारे में हमारी युवा पीढ़ी को जागरूक करेंगी, ताकि आज के इस टेक्नोलॉजी रिच युग में बच्चे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। श्रीमती मनीषा सिंह आईएसएम धनबाद से एमटेक हैं और उन्होंने एमएससी इन जियोलॉजी भी की है। यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे मुख्य अतिथि गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। उन्होंने अपने कार्यकाल में यूपी में बहुत से प्रशंसा योग्य कार्य किए हैं। आज उनका हमारे साथ जुड़ना और हमें साइबर क्राइम के बारे में जागरूक करना हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। मैं आशा करती हूँ कि मिसेस मनीषा सिंह के साथ की गई बातचीत आज की युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन करेगी। तो आइए शुरू करते हैं हमारे मुख्य मेहमान के साथ साइबर क्राइम पर सवाल जवाबों की कड़ी। तो मेरा पहला सवाल मैम से होगा कि साइबर क्राइम क्या होता है, और प्राय ऐसा देखा गया है कि बच्चे स्पेशली गर्ल्स साइबर क्राइम के अगेंस्ट सबसे ज्यादा वल्नरेबल क्यों हैं? मैम प्लीज आप हमें इसके बारे में कुछ गाइड करेंगे। थैंक यू मैम फॉर सच ए नाइस इंट्रोडक्शन। मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे कि साइबर क्राइम क्या होता है। साइबर क्राइम एक इस प्रकार का क्राइम होता है जिसमें इंटरनेट का या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे मोबाइल फोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप या कोई भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल होता है। वो सभी प्रकार के क्राइम जो होते हैं वो साइबर क्राइम की श्रेणी में आते हैं। बेसिकली जो साइबर क्राइम होते हैं उन्हें हम दो भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक फाइनेंशियल क्राइम होता है और दूसरा सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम होता है। जो फाइनेंशियल क्राइम होता है वो किसी के भी साथ हो सकता है, किसी भी एज ग्रुप के साथ हो सकता है, किसी भी जेंडर के साथ हो सकता है। पर सोशल मीडिया रिलेटेड जो क्राइम है, जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप या अन्य कोई साइट से जो सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम होता है, उसमें जनरली जो विक्टिम होती हैं वो गर्ल्स होती हैं या लेडीज होती हैं। और चूंकि अगर ऐसा कोई क्राइम होता है तो वो एक सोशल स्टिग्मा लग जाता है उस गर्ल के लिए या उस लेडी के लिए, जिसके कारण वो सोशली और मेंटली बहुत हैरेसमेंट फील करती हैं और एक ट्रॉमा की सिचुएशन में चली जाती हैं। तो इसलिए हमें ये जानना बहुत आवश्यक है कि साइबर क्राइम क्या होता है और हम उनसे किस प्रकार से अपना बचाव कर सकते हैं। साथ ही मैं एक एग्जाम्पल भी देना चाहूंगी साइबर क्राइम को अच्छी तरीके से समझने के लिए कि मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है, गर्ल स्टूडेंट है, और उसका फोन नंबर बहुत सारी जगह सर्कुलेट हो जाता है और उस फोन नंबर को कोई जो कल्प्रिट है या कोई अक्यूज्ड है वो उसको किसी पोर्नोग्राफी साइट पे डाल देता है या किसी प्रोस्टिट्यूशन साइट पे अगर वो डाल देता है तो फिर उसके बाद वो नंबर जो है वो सर्कुलेट होने लगता है और उसके ऊपर पास जो गर्ल है, स्टूडेंट है, उसके पास बहुत सारे मैसेजेस आने लगते हैं फोन पे, जिसमें कि आपका क्या रेट है या इस तरीके से कोई बात होती है। तो ये जो क्राइम है ये साइबर क्राइम की कैटेगरी में आता है। थैंक यू सो मच मैम, हमें इतनी सिंपल लैंग्वेज में इतने अच्छे से एक्सप्रेस करने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा आपसे, क्योंकि आज हम कॉलेज या स्कूल गोइंग गर्ल्स की बात कर रहे हैं, तो ऐसे कौन कौन से मेजर साइबर क्राइम्स हैं जिनसे सबसे ज्यादा कॉलेज या स्कूल गोइंग गर्ल्स अफेक्ट हो रही हैं? देखिए, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जो साइबर क्राइम है उसमें फाइनेंशियल क्राइम भी होते हैं और सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम भी होते हैं। तो फाइनेंशियल क्राइम में तो जैसे कि एटीएम रिलेटेड फ्रॉड है या कोई भी बैंक से पैसा निकल गया, वो चीजें हैं। साथ ही जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है उनके साथ सबसे ज्यादा जो क्राइम होता है वो होता है साइबर स्टॉकिंग, बुलिंग, मॉर्फिंग, ट्रैफिकिंग, पोर्नोग्राफिक कंटेंट बनाना उनका और अपलोड कर देना, या प्रोस्टिट्यूशन या कॉल गर्ल वाली साइट पर उनके फोन नंबर या उनकी फोटो को मॉर्फ करके अपलोड कर देना।
तो जिसमें मैं सबसे ज्यादा एम्फेसाइज करना चाहूंगी वो है साइबर स्टॉकिंग। जैसा कि हम स्टॉकिंग वर्ड से समझते हैं, स्टॉकिंग का मतलब पीछा करना। कोई भी स्टूडेंट है उसका पीछा करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो फिजिकली पीछा करे कि कोई गर्ल स्टूडेंट कहीं जा रही है और उसके पीछे पीछे लोग आए और उसे कोई कमेंट करे या फॉलो करे। दूसरा एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से पीछा करें, तो उसे साइबर स्टॉकिंग कहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा प्रिवलेंट है आजकल। जो जो गर्ल्स हैं जो फेस करती हैं वो सबसे ज्यादा साइबर स्टॉकिंग का फेस करती हैं, जिसमें कि आप किसी का नंबर मालूम पड़ जाए और बार बार उस पे ईमेल करना, ईमेल आईडी पे, या उसे मिस्ड कॉल करना, फोन करना, बात करने की कोशिश करना, ये साइबर स्टॉकिंग होती है। बुलिंग का मतलब ये है कि आप किसी भी उसके रंग को लेकर के या उसके फिगर को लेकर के या किसी उसको मेंटली टॉर्चर करने के लिए उसको कमेंट करना, ऑब्ससीन मटेरियल सेंड करना, ये बुलिंग की श्रेणी में आता है। साथ ही इमेज मॉर्फिंग, यानी कि आपकी कोई भी सोशल मीडिया पे कोई भी इमेज है उसको डाउनलोड करके और उसको अपने हिसाब से एडिट करके उसे न्यूड बना देना या उसका कुछ कट पेस्ट करके उसको मॉडिफाई कर देना, ये मॉर्फिंग है। तो ये जो चीजें हैं सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जो फेस करते हैं वो सबसे ज्यादा यही चीजें हैं, साइबर स्टॉकिंग, बुलिंग एंड मॉर्फिंग जो है वो सबसे ज्यादा जो है उसकी विक्टिम्स जो है वो कॉलेज गोइंग गर्ल्स या स्टूडेंट्स होती हैं। थैंक यू सो मच मैम। आजकल गर्ल्स को अवेयर होना बहुत जरूरी है इन चीजों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम हमारा आपसे रहेगा, साइबर स्पेस में एक टर्म आता है डिजिटल फुटप्रिंट्स, उसका क्या मतलब होता है? मैम जैसे कि हम फुटप्रिंट का एक लिटरल मीनिंग जो होती है कि हम कोई भी अपना थंब इंप्रेशन हो या फुटप्रिंट है, अगर हम कहीं पर भी चलते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक इंप्रेशन पड़ जाता है। सिमिलरली डिजिटल फुटप्रिंट का मतलब ये है कि अगर हम इंटरनेट के स्पेस पे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो वो हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये जो वर्ड है वो हमारा डिजिटल फुटप्रिंट की श्रेणी में आता है। यानी कि हम अगर ये सोचें, गर्ल्स जो है जो या स्टूडेंट है वो एक विक्टिम भी हो सकती है, साथ ही कभी एक्यूज भी हो सकती है, यानी कि कभी जाने अनजाने उनसे भी कोई क्राइम कमिट हो सकता है, या उनकी जो उस समय जो कॉलेज के समय अगर वो कोई भी ऐसी चीजें पोस्ट कर देती हैं जो कि आने वाले फ्यूचर में उनके लिए डेंजरस हो सकता है। तो ये चीजें हमें जानना बहुत आवश्यक है कि डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है। यानी कि हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, अगर हम अपने फोन से या मेल से डिलीट भी कर दें तो वो हमारे फोन से या हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से डिलीट होता है, सर्वर से डिलीट नहीं होता है वो कंटेंट। तो हमें हमेशा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हम सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसी पोस्ट ना लिखें जो किसी दूसरे को रिलीजियस फीलिंग को या किसी भी लोगों को अफेक्ट करती है, मेंटली या फिजिकली ट्रॉमेटाइज करती है। ऐसे में कोई भी चीजें पोस्ट नहीं करना चाहिए। कई बार आउट ऑफ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन लोग अचानक से अपना गुस्सा निकालने के लिए, फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए लोग ऐसी चीजें पोस्ट कर देते हैं और फिर बाद में उन्हें रियलाइज होता है कि मेरे से गलती हो गई, ऐसा मुझे नहीं लिखना चाहिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और बाद में वो उसे डिलीट कर देते हैं। परंतु वो डिलीट करते हैं वो अपनी डिवाइस से करते हैं, लेकिन जो सर्वर है वहां से डिलीट नहीं होता है। और फिर आगे आने वाले समय में अगर वो जॉब में जाएंगे या प्रोफेशनली अपने आप को स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं तो उस समय जो एम्प्लॉयर होता है वो उसकी सारी डिटेल निकाल भी सकता है। तो जो चीजें हैं वो सारी निकल के आएंगी, फिर आपको आपके करियर में प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो ये स्टूडेंट्स को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमें कोई भी चीज हम अगर पोस्ट करते हैं वो हमेशा जब तक हमारी लाइफ है तब तक कहीं ना कहीं स्टोर रहता है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, और ये डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं वो लाइफ लॉन्ग रहते हैं। तो इस चीज का भी हमेशा ध्यान रखें कि हम कोई भी चीज ऐसी सोशल मीडिया पर या तो टेक्स्ट के फॉर्म में, पिक्चर के फॉर्म में या अन्य किसी तरीके से पोस्ट ना करें जो कि सोसाइटी के लिए, हमारे लिए, किसी के लिए भी सही नहीं है। वेरी ट्रू मैम। हमारा अगला सवाल आपसे रहेगा कि स्टूडेंट्स को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए जब वो इंटरनेट का यूज करती हैं या कोई भी ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करती हैं? देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल हमें जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं या किसी करियर अपना बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें जो हमारी बुक्स है उसके अलावा भी हमें बहुत सारी इंटरनेशनली जो रिनाउंड कंटेंट है उसके लिए हमें खोजने के लिए इंटरनेट का जो प्रयोग करना आवश्यक होता है। साथ ही कोरोना पैंडेमिक के समय हमने देखा है कि सारी पढ़ाई जो है, एजुकेशन है, वो ऑनलाइन थी। तो इसलिए बच्चों का, छोटे बच्चों से लेकर के और ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन तक के सभी स्टूडेंट का एक्सपोजर इंटरनेट पर कहीं ना कहीं होता है। तो हमें इस समय अपना जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज कर रहे होते हैं या तो पढ़ाई के लिए या किसी अपने एंटरटेनमेंट के लिए, तो हमें बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। जिसमें सबसे पहली बात तो ये है कि हमें अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को कभी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं करना चाहिए। कोई भी हमें अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल फोटोग्राफ्स को या अपनी लोकेशन को शेयर नहीं करना चाहिए। साथ ही हम जब कभी भी ऑनलाइन साइट का प्रयोग करें तो हमेशा ऑथेंटिक साइट का प्रयोग करना चाहिए। कभी भी हमें किसी भी गूगल सर्च करने पर कोई भी अगर सबसे टॉप पे जो साइट आती है वो जनरली ऐसा देखा गया है कि वो फ्रॉडस्टर जो होते हैं वो अपनी साइट को उसका एसईओ करके उसको ऊपर सर्च इंजन में ऊपर ले आते हैं।
तो हमें हमेशा अगर कोई भी साइट का प्रयोग करें तो हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हम जो ऑथेंटिक साइट है उसी का प्रयोग करें। हमें कभी भी सोशल मीडिया में कोई भी अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। स्पेशली जो गर्ल स्टूडेंट है उसको बहुत ध्यान देना चाहिए और हमेशा याद रखना चाहिए कि वन रियल फ्रेंड इज बेटर देन 1000 वर्चुअल फ्रेंड्स। तो हमें केवल इसलिए कि हमारे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स रहे, हमारे मिलियंस ऑफ या थाउजेंड्स ऑफ फ्रेंड्स रहे, इसके लिए किसी की भी फ्रेंड रिक्वेस्ट को ना तो सेंड करना चाहिए अपनी, ना ही किसी की एक्सेप्ट करना चाहिए। और कभी भी वीडियो कॉल भी अगर आपको करना आवश्यक है तो किसी भी अननोन वीडियो कॉल को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें आपने केवल आपकी फोटो या कुछ सेकंड की वीडियो अगर उन्होंने कैप्चर कर ली तो इसके बाद फिर वो उसको मॉर्फ करके और उसका कहीं पे भी मिसयूज भी कर सकते हैं। तो ये चीजें हमें जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हमें जो इंटरनेट का या सोशल मीडिया का पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी पर्सनल अपनी अपनी एजुकेशन के लिए या अपनी नॉलेज को स्ट्रेंथन करने के लिए उसका यूज करना चाहिए, ना कि अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए या सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने के लिए। ये चीज हमेशा ध्यान रखें और अच्छी फ्रेंडशिप करें। जो आपके नोन लोग हैं उनसे फ्रेंडशिप करने की कोशिश करना चाहिए, ना कि वर्चुअल जो फ्रेंड्स हैं उनको बनाने की कोशिश करना चाहिए। एग्जैक्टली मैम, बिल्कुल ठीक आप सजेस्ट कर रहे हैं बच्चों को। मैम मेरा नेक्स्ट सवाल है, यदि सारी सावधानियां बरतने के बावजूद स्टूडेंट्स के अगेंस्ट कोई क्राइम हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में उन्हें क्या करना चाहिए? क्या वो अपनी कंप्लेंट ऑनलाइन रजिस्टर करवा सकती हैं या फिर उन्हें पुलिस स्टेशन जाकर अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कराना होगा? देखिए, ये एक सेइंग है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। हमें सारी सावधानियां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या इंटरनेट का यूज करते समय करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर किसी भी छोटी सी हमारी मिस्टेक से या किसी अन्य कारण से अगर हमारे अगेंस्ट कोई भी साइबर क्राइम कमिट हो जाता है तो हमें सबसे पहले अगर कोई भी फाइनेंशियल क्राइम है या सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम है, अगर आपके अगेंस्ट कोई कमिट हो जाता है तो आप बिना कोई टाइम गवाए सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा एक वेबसाइट जारी की गई है और एक हेल्पलाइन नंबर है 1930 हेल्पलाइन नंबर है, या वेबसाइट है www.cybercrime.gov.in। वहां पर अपनी कंप्लेंट को बिना किसी देरी के रजिस्टर कराना चाहिए। और उसको कराने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप अपने घर से ही लैपटॉप से या फोन के माध्यम से उसमें आप रजिस्टर करा सकते हैं। इसके बाद जो आप वहां पर ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कराते हैं उसका एक टोकन नंबर प्राप्त हो जाता है और फिर वो जो आपकी कंप्लेंट है वो कंसर्न जहां पर आप रिजाइड कर रहे हैं वहां पर आपकी साइबर सेल में चली जाती है और फिर वहां से इन्वेस्टिगेशन होता है। उसमें देखिए, पुलिस की ये कभी भी किसी स्टूडेंट को नहीं सोचना चाहिए कि हमारे साथ अगर क्राइम हो गया तो हम चुपचाप बैठे हैं क्योंकि इससे हमारी बदनामी होगी। ये सोचना गलत है, क्योंकि अगर हम छोटी छोटी चीजों को के अगेंस्ट अपनी वॉइस को रेज नहीं करेंगे तो जो सामने क्राइम कर रहा है उसका जो मन है हौसला बढ़ जाएगा और फिर वो आपके साथ कोई और बड़ी घटना भी कर सकता है। तो इसलिए हमेशा इस चीज को ध्यान रखें, तो आपको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर के अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कराना चाहिए, या फिर जो पुलिस हेल्पलाइन नंबर होता है 100 नंबर या 112 नंबर, जो भी आपके स्टेट पे चल रहा है 100 नंबर है या 112 नंबर, उस पर कॉल करके भी आप मदद ले सकती हैं। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि पुलिस हमारी मदद कैसे कर सकती है? लीगल ऑप्शन है कि हमने अपनी कंप्लेंट को जो है वो 1930 में या जो वेबसाइट बताई मैंने www.cybercrime.gov.in वहां पर रजिस्टर कराएं, या फिर हम सीधे पुलिस स्टेशन में अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर के कंप्लेंट कर सकते हैं। और उसके आधार पे अगर मान लीजिए फेसबुक पे आपके साथ किसी ने कोई गलत पेज बना करके और आपको ब्लैकमेल कर रहा है या आपकी फोटो को वो कर रहा है, तो इन्वेस्टिगेशन के बाद वो पेज जो है वो उसके साथ करस्पॉन्डेंस किया जाता है फेसबुक के साथ, या जो भी ऐप है उसके साथ करस्पॉन्डेंस करके उसको डिलीट कर दिया जाता है और उसकी जो आइडेंटिटी है, यानी कि कहां से वो किस लोकेशन से वो पेज बनाया गया और कौन वो एक्यूज है जिसने आपके साथ ये किया है, वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता लगाती है और फिर उसे चार्जशीट के माध्यम से कोर्ट में भेजती है, जहां पर ट्रायल के बाद उसे सजा मिलती है। साथ ही पुलिस में काउंसलिंग की व्यवस्था भी होती है, जिसमें कि जो भी विक्टिम है उनको मेंटली सपोर्ट करने के लिए और उन्हें एक कॉन्फिडेंस उनमें बिल्डअप करने के लिए काउंसलिंग भी कराती है, जिसमें बहुत सारे जो एनजीओ हैं जो वुमेन और चिल्ड्रन के लिए काम करते हैं, या कोई साइबर जो एनजीओ जो साइबर क्राइम के अगेंस्ट अपनी वॉइस को रेज करते हैं, वो आकर के और आपकी काउंसलिंग भी करते हैं। तो हमें हमेशा ये प्रेफर करना चाहिए कि अगर किसी कारणवश हमारे अगेंस्ट कोई क्राइम कमिट हो जाता है तो हमें पुलिस की हेल्प जरूर लेना चाहिए। अगर आप चाहें तो एफआईआर करा सकती हैं, और या अगर आप चाहें तो आप किसी एनजीओ के माध्यम से या पुलिस के माध्यम से अपनी काउंसलिंग भी करवा सकती हैं। थैंक यू सो मच। हमारा अगला सवाल है, यदि हमने कोई केस या कंप्लेंट को रजिस्टर करवाया है तो हम अपने केस को फॉलो अप कैसे कर सकते हैं? देखिए, अगर आपने ऑनलाइन रजिस्टर कराया है तो उसमें एक टोकन नंबर आपको प्राप्त होता है। उसी टोकन नंबर से आप ऑनलाइन भी अपना स्टेटस जो है केस का वो चेक कर सकती हैं, या जो पुलिस स्टेशन में आपके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं उनका फोन नंबर ले सकती हैं। आप उनसे लगातार फोन पे
फोन पे संपर्क कर सकती हैं और आप जो भी आपके एविडेंसेस हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए किसी ने आपकी कोई फोटो बनाई, उसके आप स्क्रीनशॉट्स हैं, वो सब आप अपने आईओ को, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को आप शेयर कर सकती हैं और उनसे पूरी जानकारी कर सकती हैं कि उनके केस में क्या प्रोग्रेस हो रही है। और जब मामला पूरा कंप्लीट होकर के चार्जशीट के फॉर्म में कोर्ट जाता है तो फिर वहां तब फिर वो पुलिस का केस क्लोज हो जाता है, फिर कोर्ट में जो है वो ट्रायल में आ जाता है। तो आप जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, आप उनसे लगातार टच में रह सकती हैं और अपने केस के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ इतनी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। मैम नेक्स्ट प्रश्न हमारा रहेगा, साइबर क्राइम अगेंस्ट वुमेन से रिलेटेड क्या क्या लीगल प्रोविजंस हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमारे यहाँ इंडिया में कोई भी क्राइम अगर बॉडी ऑफेंसेस या फाइनेंशियल क्राइम होता है, उसके लिए डील करने के लिए इंडियन पिनल कोड है, जिसमें कि बहुत सारे सेक्शंस हैं जो कि बॉडी ऑफेंसेस को डील करते हैं। परंतु जब साइबर स्पेस में जब क्राइम होने लगे, साइबर क्राइम होने लगे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2006 इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें कि कोई भी साइबर स्टॉकिंग का केस हो, ट्रैफिकिंग का केस हो, जिसमें इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज होता है, तो उसमें आईपीसी के साथ साथ, यानी कि इंडियन पिनल कोड के साथ साथ आईटी एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो भी उसमें लागू हो जाते हैं, और जिसमें कि 3 से 5 साल तक की पनिशमेंट का प्रोविजन है। इस सजा के साथ साथ 1 लाख से लेकर के 5 लाख तक का जुर्माना भी लगता है। थैंक यू सो मच मैम। मैम हमारा एक आखिरी सवाल, आजकल ये भी देखा गया है कि जनरली सबके पास स्मार्टफोन्स होते हैं, तो बॉयज गर्ल्स की फोटो उनकी बिना मर्जी के क्लिक कर लेते हैं या वीडियो बना लेते हैं, या फिर सीसीटीवी कैमरे की मदद से आपकी प्राइवेट एक्टिविटीज को कैप्चर करने की कोशिश कर लेते हैं। तो ऐसे में स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं मैम? देखिए, ऐसा बहुत सारा भी हाल फिलहाल में ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं कि जिसमें कि कोई भी आपके प्राइवेट मोमेंट्स को लोग कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, कोई हिडन कैमरे लगा देते हैं या ऐसी जगह सीसीटीवी प्लेस कर देते हैं जहां से वो चीजें रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये सारी चीजें इलीगल है और कानून की दृष्टि में अपराध है, और कोई भी महिला की, खासतौर पर कोई भी उसकी मोडेस्टी या उसकी डिसेंसी से कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता है। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमें पता लगता है कि ऐसा कोई भी हमारी फोटो हमारी बिना मर्जी के कैप्चर की गई है, तो आप उसे स्ट्रिक्टली कह सकती हैं कि फोटो डिलीट करिए, या आप उसकी कंप्लेंट को आप 1930 पे रजिस्टर करा सकती हैं, या नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर के अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करा सकती हैं। आपकी बिना मर्जी के आपकी कोई भी फोटो बनाना, आपकी वीडियो क्लिक करना या ऐसी जगह सीसीटीवी कैमरे प्लेस करना जहां से आपकी मोडेस्टी या आपकी डिसेंसी प्रभावित हो रही है, ये सब गलत है। इसके लिए मेरी यही एडवाइस है कि जो भी स्टूडेंट है उसको अगर ऐसा लगता है तो अपनी कंप्लेंट को जरूर रजिस्टर कराना चाहिए। ये सब भी एक साइबर क्राइम की श्रेणी में आते हैं। अगर इस तरीके का आपके साथ कोई भी क्राइम होता है तो आईटी एक्ट में और साथ ही आईपीसी में आप अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करा सकती हैं, जिसमें 3 साल से लेकर 5 साल तक की सजा है और साथ ही फाइन का भी प्रोविजन है। थैंक यू सो मच मैम। मैम हमें आपने साइबर क्राइम से बचने के लिए जो सिक्योरिटी टिप्स दी हैं वो हमारे काफी काम आएंगी। मुझे यकीन है कि आज की बातचीत से यंग जनरेशन को साइबर क्राइम के बचाव के नए तरीके पता चल जाएंगे, जिससे कि हम सब अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। आपने अपना कीमती समय निकालकर हमें साइबर क्राइम के बारे में इतनी आसान ढंग से जागरूक करवाया है। मैम केसीडब्ल्यू फैमिली की तरफ से मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपके साथ की गई बातचीत आज के यूथ के लिए काफी फायदेमंद होगी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे एक मौका दिया ताकि मैं आपके स्टूडेंट से बात कर सकूं और उन्हें जो भी मेरी जानकारी है उन तक शेयर कर सकूं। लास्ट में बस मैं ये कहना चाहूंगी कि अपने सिक्स सेंस को डेवलप करिए, ताकि जो भी आपके आसपास जो एनवायरनमेंट है उसको आप सेंस कर सकें, जो गलत व्यक्ति हैं या जो गलत निगाहें हैं उनको आप सेंस कर सकें, और साथ ही बी स्मार्ट एंड बी ब्रेव, इन्हीं शब्दों के साथ मैं